चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट में पे जो बातें की थी वो ये की थी कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी भी प्लेनेट पर, कोई भी प्लेनेट है, सबकी अलग अलग डेंसिटी है प्लेनेट की, और सभी में डेंसिटी है तो प्रेशर भी वेरी करता है। तो किसी भी प्लेनेट पर अगर हम लोग अगर जाते हैं तो किसी भी प्लेनेट पर अगर उसके सरफेस से अगर किसी भी एल्टीट्यूड पर चलते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब है सरफेस से ऊपर जाने पे, तो वो हाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो किस तरीके से उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी वेरी करता है। तो मैंने एक जनरलाइज करके तो चीज़ नहीं बोली थी, बट हम लोगों ने अर्थ के रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखा था। अर्थ पे ये देखा था तो किस तरीके से हमारे पास अर्थ पे टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे अर्थ पे वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि हर एक प्लेनेट पर उसी तरीके से टेम्परेचर वेरी करे, बट इतना श्योर है कि डेंसिटी और जो तुम्हारा प्रेशर है वो लगभग हर एक प्लेनेट का वैसे ही वेरी करेगा। ठीक है, लगभग सबके वेरी करेगा। अपने सोलर सिस्टम के बारे में तो मैं बोल ही रहा हूँ कम से कम। तो अब देखिए चीज़ क्या है कि मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ। मैंने हम लोगों ने जो चीज़ें देखी ये भी देखी हैं कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट लेक्चर अगर केटीजी के बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था। पहले लेक्चर में ये देखा था कि हम लोगों ने आइडियल गैस को किस तरीके से माना था। आइडियल गैस को तभी माना था कि हमारे पास रियल गैस का अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया जाए तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करने लगती है। ये बात हम लोगों ने देखी थी। और साथ साथ में ये देखा था कि अगर मान लीजिए कि गैस हमारी आइडियल बन जाती है तो आइडियल गैस फिर किस तरीके से चीज़ों को मानती है। इस चीज़ के बारे में मैंने पहले लेक्चर के बारे में बात करी थी। और ये भी देखा था कि अगर कोई भी गैस अगर हमारे पास आइडियल है तो आइडियल गैस का कुल मिला के चीज़ें ये है कि उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी फॉर्म हम लोग जो टोटल एनर्जी कह सकते हैं। तो टोटल एनर्जी जो भी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। ये बात सब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में केटीजी में की थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम की, अगर कोई सिस्टम, अगर जैसे मान लो हम लोग कंटेनर के बारे में बात करें, एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर अगर रेस्ट पर है तो इस कंटेनर की जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी की फॉर्म में देखी जा सकती है। क्योंकि हम लोगों ने ये बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, उसकी टोटल एनर्जी। मतलब सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस में नहीं मानी जाती। तो आइडियल गैस में अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई बात नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की 0 होती है, ये बात हम लोगों ने की थी। और बोला था काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और काइनेटिक एनर्जी किसी की टोटल एनर्जी है तो हम ये जानते हैं कि कंटेनर में, अब कंटेनर के कंटेनर अगर हमारा रेस्ट पर है और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन काइनेटिक एनर्जी करेगी, तो इसका मतलब हम लोग तो इसको इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं समझिए कि अगर हम लोग बोलें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ये चीज़ जो होती है वो उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। इंटरनल एनर्जी, अब एक ये इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गई इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की, तो हम लोग ये कह सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में हम लोगों ने ये तो चीज़ पता चल गई कि ठीक है इंटरनल एनर्जी इसकी जो होगी वो इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये हम लोगों ने कंट्री में चीज़ को कंसिडर किया था, पहले हम लोगों ने ये बात की थी। अच्छा, हम लोगों ने साथ साथ में ये भी देखा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग ये बोलें तो हम लोगों ने ये भी रिलेशन निकाला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में बोल रहा हूँ, F/2 nRT। हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देख रखा था। हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी को भी हम लिख सकते हैं कि F/2 nRT। कुल मिला के ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया कि अगर कोई कंटेनर है उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो लिखी जा सकती है वो लिखी जा सकती है F/2 nRT। एन क्या है आपको सभी को मालूम है, केमिस्ट्री, क्योंकि आईआईटी के बच्चे हो चाहे मेडिकल के बच्चे कोई भी बना रहे, इतना तो पता ही है आपको कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी 3 वैल्यू को हम लोग जानते हैं, 0.0821 और साथ साथ में हम लोग जानते हैं 8.314 और साथ साथ में 2। तो ये सब अंतर होता है सिर्फ इसमें किस चीज़ का अंतर होता है, इसमें यूनिट का। जो हम लोग बोल रहे हैं 0.0821, इसमें हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और दूसरा जो होता है 8.314, ये वैल्यू जो होती है वो जूल में होती है। और इसी तरीके से जो 2 होता है वो कैलोरी में होता है, सिर्फ यूनिट का अंतर होता है। तो आर भी हम जानते हैं। और टेम्परेचर को आप ध्यान रखना है इस बात को कि जो भी टेम्परेचर रखा जाता है वो हमेशा केल्विन में रखा जाता है।
इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना। केल्विन में किस में, ये जो टी किस में रखते हैं, केल्विन में। और एफ हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हम तब बोल रहे हैं कि हमारे पास जो कंटेनर में जो गैस है वो एक टाइप की गैस है और उस गैस के कितने मोल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हमने ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमने किसके लिए फाइंड किया, फॉर्मूला ये किया है कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है हमारे पास। अगर उस कंटेनर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास है वो n मोल्स हैं और सिर्फ एक गैस है, कोई भी एक गैस है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटेनर में सिर्फ हमारे पास एक टाइप की गैस हो, हमारे पास कंटेनर में बहुत टाइप की गैसेस हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हमारे कंटेनर में जो कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं इसमें बहुत टाइप की गैस हो सकती हैं और बहुत टाइप की गैस हो सकती है तो सभी टाइप्स के अलग अलग मोल भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक टेम्परेचर हमारे पास है, इस टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारे पास n मोल से अगर कोई भी गैस है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ा रखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किस टाइप के होते हैं मालूम है कि मोनो एटॉमिक गैस होती है, डाया होती है, ट्राया होती है। डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर मोनो, डाया, ट्राया और पॉली एटॉमिक, सभी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पहले से मेंशन कर रखा है। अब एक टाइप की गैस है, एक टाइप की जो भी होगी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होगा, तो एफ फिक्स हो गया, एन मैंने बोल दिया, आर तो कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इसके लिए ये इंटरनल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ आई है? नोट करिए, फिर मैं आपको इस पर एक दो क्वेश्चन कराते हैं, आपको चीज़ों को मतलब बात समझ में आएगी। नोट कर लो, नोट करिए। चलो आगे देखो, अगर हम लोग यहाँ से बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास कंटेनर में एक टाइप की गैस ना होकर कई डिफरेंट टाइप की गैसेस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जरा समझिए। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि हमारे पास n डिफरेंट गैसेस हैं, n डिफरेंट गैसेस हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोला कि n डिफरेंट गैसेस हैं तो सभी गैसेस के लिए अब मोल्स अलग अलग होंगे। मैंने बोला समझिए, n डिफरेंट गैसेस अगर हैं तो मैंने बोला कि जो हमारे पास फर्स्ट गैस है, पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, तीसरी, चौथी और इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास n टाइप की जो गैस है, इसमें हमारे पास जो मोल्स हैं वो n1 मोल्स हैं, n1 मोल, n2 मोल, n3 मोल, n4 मोल्स। अगर इस तरीके से दिया तो n मोल्स। अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या लिखी जा सकती है वो देखिए, टोटल इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे हम लोग। अब गैस है तो हमको पता नहीं है कौन सा टाइप है, गैस कोई भी हो सकती है, तो मैंने बोला कि F1N1RT बाई 2 प्लस F2Y2N2RT प्लस N3/2 F3N3RT और इसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं तो Fn/2 NnRT। तो ध्यान रखना जितनी भी गैसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात सभी को समझ आई होगी। देखिए, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि रैंडम मोशन कर रहे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी में आपको पहले से बता चुका हूँ कि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो एनर्जी कौन सी होगी? सिर्फ काइनेटिक, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की होगी। हमको ये बात मालूम है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसके फॉर्म में देखी जा सकती है? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होगी पूरे सिस्टम की होगी, और सिस्टम में n डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, हर एक टाइप की एक अलग इंटरनल एनर्जी होगी, तो सभी की एनर्जी जोड़ने से ही हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी जो कि फाइंड कर सकते हैं बोल हम लोग इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। इसे नोट करो, फिर हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। इसको कैसे करना वो देखिए, फटाफट नोट करो। चलिए, नोट कर लिया सभी ने? चलो, वेरी गुड। देखो,
चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मान लीजिए कि हमारे पास ये कंटेनर दिया है और इस कंटेनर में हमारे पास दो टाइप की गैसेस दी हैं। हमारे पास मान लीजिए हीलियम है, हीलियम गैस, और हीलियम गैस के हमारे पास n मोल्स हैं, ठीक। और इधर मैंने दे दिया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके हमारे पास दिए हैं 2n मोल्स। किसी भी एक टेम्परेचर पर दिया है, कांस्टेंट है, हमको निकालना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करना है, आप लोग अपने मन से भी ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको मन से ट्राई करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बाकी मैं कर ही रहा हूं। देखो, अगर हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक हमारे पास हीलियम है, हीलियम कैसी गैस होती है, मोनो एटॉमिक, हीलियम कैसी गैस होती है, मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम लोग, तो ऐसे पहले फॉर्मूला लिखो, तो आप लिख सकते हो F1/2N1RT प्लस F2/2N2RT। वैल्यू रखो, F1 का मतलब मोनो एटॉमिक गैस, इसको आप 1 मान लो, गैस 1, इसे क्या मान सकते हो, गैस 1, इसे क्या मान सकते हो आप, गैस 2। तो इसके हिसाब से अगर लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2, n की वैल्यू n है और r तो r है ही हमारे पास, और इंटू टी। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखोगे आप, ऑक्सीजन हमारे पास डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए 5 हो जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2n, और ये हो जाएगा हमारे पास r इंटू टी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 3RT/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 10nRT/2। कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू हो गई 13RT/2। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी। इस तरीके की आपसे जेईई मेन लेवल पर और नीट लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ले नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट नोट करो। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, पहले ये नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आपको करना है। नोट कर लिया, चलो देखो, चलिए देखिए, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यहां पर गैस लिया है ऑक्सीजन, मैं यहां पर ले रहा हूं हीलियम गैस एक कंसीडर की है, जिसके हमारे पास गैस दी है, उसके मोल्स हमारे पास हैं 2 मोल गैस दिए, और हमारे पास 4 मोल जो दिए है वो हमारे पास मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस, हमारे पास मीथेन गैस दी है। तो हमारे पास ये क्या दिया है, 4 मोल दिया है। मुझे निकालना है कि बताइए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सभी लोग इसे ट्राई करें। चलिए देखिए, अब मीथेन गैस को हम लोग कैसा मानेंगे, पॉलीएटॉमिक गैस, और पॉलीएटॉमिक गैस अगर मानेंगे, मीथेन गैस को हम क्या मानेंगे, पॉलीएटॉमिक। इसके हिसाब से अगर इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से F1/2N1RT प्लस F2N2RT/2। अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि हीलियम गैस हमारे पास मोनोएटॉमिक होती है, जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, और 3, और यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारे पास 2RT/2 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस का कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 3 केस बताए थे, एक नॉर्मल, एक बहुत ही ज़्यादा कम, और एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, है ना। तो इसके लिए तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है, कुछ नहीं बोला जाता है, तो इसका मतलब कैसा मानते हैं हम डिग्री, मतलब कैसा टेम्परेचर मानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो होता है वो हमारे पास 6 होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6/2 इंटू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ से हो जाएगी R इंटू टी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये इससे कट गया, और यहाँ से देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3RT आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी 12RT। तो कुल मिला के हमारे पास कितना हुआ, 15RT। ध्यान रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, फटाफट नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर थोड़ा अच्छा डिफरेंट थोड़ा देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग देखो,
मैंने क्या बोला, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये। इसमें बोला कि हमारे पास मान लीजिए हीलियम गैस है। हीलियम गैस में हमारे पास यहाँ पर N1 मोल्स दिए हैं हीलियम गैस के, और यहाँ पर मान लो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसके मान लो N2 मोल्स दिए हैं। ये हीलियम जो गैस है इसका टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, और जो ऑक्सीजन है उसका मान लो 600 केल्विन टेम्परेचर दिया है। और आपको गिवन क्या है कि इंटरनल एनर्जी, इसे मान लो आप गैस 1 और इसे मान लो आप गैस 2, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस 2, इन दोनों की एनर्जी को आपको दिया है। तो हम लोग चाहते क्या है कि इसमें फाइंड करो आप, फाइंड रेशियो ऑफ N1 बाई N2, ये फाइंड करना है। ट्राई करिए, आप अपनी मन से ट्राई करो, बाकी मैं आपको देखो बताता हूँ कैसे करना है। सीधी सी बात है, ये आपको गिवन है, इसी से ही आपको दोनों की इंटरनल एनर्जी को इक्वल कर दो। तो अगर हम लोग बात करें तो मैंने अगर इसे लिखा तो क्या लिखेंगे, F1/2 N1RT1, क्योंकि टेम्परेचर दोनों के अलग अलग हैं इसलिए टेम्परेचर को अलग अलग लिखना होगा। और साथ में लिख सकता हूँ F2/2 N2RT2। अगर हम यहाँ से देखें तो हमको मालूम है कि पहली वाली गैस हीलियम है जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू N1R, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 300 इज इक्वल टू, यहाँ से ऑक्सीजन है डायटोमिक गैस तो 5/2, और ये हो जाएगा हमारे पास N2, ये हो जाएगा R, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 600। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये इससे कट गया, R कट गया, ये इससे काटे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमको चाहिए N1, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से N2, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो हमारे पास आ गया। नोट करिए, फटाफट नोट करो, फिर आगे देख रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिए जा सकते हैं। ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है भाई चांस हमसे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो जाए, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी प्रोसीजर को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसे नोट करो, फिर एक और देखो। चलिए देखो, अब तो ये डिफरेंट कंटेनर लिया, एक कंटेनर में मैंने ऐसे गैस लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। समझो, कुछ इस तरीके की भी बातें कर लेते हैं, जैसे कुछ जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जेईई मेन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कि हमको निकालना है इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर जैसे लिखिए, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्स, ऐसे लिखिए मिक्स गैस। अब कुल मिला के मैं क्या देना चाह रहा हूँ जरा समझिए। मैंने ये बोला, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें n गैसेस भरी हुई हैं, ठीक, n गैसेस भरी हुई हैं, और n गैसेस को भरने से पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि ये n गैसेस पहले बाहर थी, अलग अलग कंटेनर में थी, ठीक है, अलग अलग n गैसेस थी अलग अलग कंटेनर में, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पहली गैस फर्स्ट गैस, इस फर्स्ट गैस में N1 मोल्स हमको दिए हैं, इसके लिए किस टेम्परेचर पर है, T1 पर। इसको फिर मैंने बोला N2 मोल दे रहा हूँ, टेम्परेचर पहले मैं सेम ले रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर को पहले मैं चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर हमने सेम रखा। मान लीजिए कि कोई हमारे पास n गैसेस है, सभी का टेम्परेचर कोई T है, T को मैं क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो पहली गैस के N1 मोल्स, दूसरी गैस के N2 मोल्स, तीसरी गैस के N3 मोल्स, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास जो N टाइप की गैस होगी उसके मोल्स हमारे पास कुछ इस तरीके है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सभी गैसेस को उठा के मैंने एक कंटेनर में लेके आए। मैंने क्या किया, हमारे पास n डिफरेंट टाइप की गैसेस थी, उन n टाइप्स की गैसेस का सभी गैसेस का टेम्परेचर एक ही था, वो टेम्परेचर मैंने T माना। ये एक गैस है,
इसके इतने मोल्स, ये गैस इतने, सभी हमारे पास एन टाइप की गैस है, सभी के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं और सभी गैसेस का एक टेम्परेचर है। मैंने इन सभी गैस को उठा के किसी एक कंटेनर में डाल दिया, और जब एक कंटेनर में डालेंगे और सभी गैसेस का एक टेम्परेचर है तो हमको ये बात समझ आती है कि जब टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और सुनना, जो हम लोग यहाँ पर जो कंटेनर ले रहे हैं, ध्यान रखना कि कंटेनर का जो वॉल्स हैं, दीवार हैं कंटेनर की, इन कंटेनर की वॉल्स को हम लोग एडियाबैटिक वॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब होता है कि हीट का एक्सचेंज उस वॉल के अराउंड नहीं होगा। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर की हीट ना तो बाहर जा सकती है और बाहर की हीट ना तो कंटेनर के अंदर आ सकती है। तो सीधी सी बात, तो जो दीवार बनी है तो ऐसी दीवार कैसी दीवार होगी जो हीट का आदान प्रदान नहीं कर रही है। हीट हमारा ना तो अंदर से बाहर जा रही है ना तो बाहर से अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है कि उन वॉल्स को हम एडियाबैटिक वॉल्स बोल सकते हैं। कैसी वॉल बोल सकते हैं? एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स को हम लोग दूसरा नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं इंसुलेटेड। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एडियाबैटिक वॉल्स, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, ठीक है, आपके दिमाग में ये आ सकती है कि सर हीट का आदान प्रदान भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, हम लोग हीट का आदान प्रदान नहीं मानते हैं ऐसे केसेस में। ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी भी जगह पे कंटेनर अगर आप रख रहे हो तो उसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, बट हम सारे केसेस आइडियल केस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मान लो कि अगर ऐसा हीट का एक्सचेंज नहीं भी हो रहा है तो आपको दिमाग यही लगाना है कि हमारी वो वॉल्स कैसी होंगी, इसका मतलब एडियाबैटिक वॉल्स होंगी या इंसुलेटेड वॉल होंगी। अच्छा, तो सारी गैसेस को मैंने मिलाया, टेम्परेचर सभी का एक था, तो हीट का एक्सचेंज बाहर से अंदर हो नहीं सकता, तो कुल मिला के जो कंटेनर का फाइनल टेम्परेचर वो भी होगा, वो क्या होगा? T ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले चीज को समझो। पहले अगर इनकी हम इंटरनल एनर्जी लिखते हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हम लोग ये लिखेंगे जो हम लोगों ने पहले से लिख रखा था कि F1/2 N1RT प्लस F2/2 N2RT प्लस F3/3 N3RT और प्लस लास्ट में Fn/2, सॉरी यहाँ 2 होगा, Fn/2 NNRT। कुल मिला के हमारे पास ये होगी। बट अगर हम लोग फाइनल अगर इंटरनल एनर्जी पूछेंगे तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, फाइनल इंटरनल एनर्जी में कोई भी चीज़ अलग नहीं होगी। किस चीज़ का अंतर होगा? हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी को जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, जितनी भी गैसेस होगी सभी के मोल्स को आप एक ऐड कर दो और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पहले इसे नोट करो, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, फटाफट नोट करिए, नोट करो। नोट कर लिया? अब बताइए कि मिक्सचर होगा तो कोई एक नई टाइप की गैस ही तो होगी, मिक्सचर होगा तो नई टाइप की गैस ही तो होगी। तो आपने क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा आपने? तो हम एक लिखेंगे F इक्विवेलेंट, कोई भी एक हमारे पास गैस होगी जो मिक्सचर की एक नई तरीके से गैस दिखा रही होगी, हमको वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मालूम, तो उसे मैंने मान लिया कि F इक्विवेलेंट। अब जो मिक्सचर होगा तो नहीं तो हम डायरेक्ट उसे ये कह सकते हैं कि वो मोनोएटॉमिक होगी, ना तो डायरेक्ट हम डाया बोल सकते हैं, ना ट्राया बोल सकते हैं, ना पॉली बोल सकते हैं, कुछ भी एक नई तरीके की गैस मान सकते हैं जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे कंटेनर की एक ही होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं बाई 2 N1RT प्लस F इक्विवेलेंट बाई 2 N2RT प्लस F इक्विवेलेंट बाई 2 N3RT और इसी तरीके से F इक्विवेलेंट बाई 2 NNRT। तो दोनों की एनर्जी हमको मालूम है कि सिस्टम हमारा कैसा है, इनकी वॉल्स जो है वो एडियाबैटिक वॉल्स से हीट एक्सचेंज कर नहीं सकती हैं। तो जो टोटल एनर्जी होगी जितनी शुरुआत में इन मॉलिक्यूल्स की होगी वो इस कंटेनर में मिक्स करने के बाद भी बराबर ही होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे नोट तो कर ही लिया होगा आपने। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल, और यहाँ से हमारे पास हो सकता है F1/2 N1RT प्लस, या ऐसे लिखो, ये सभी का कॉमन है ना, तो इस चीज़ को आप लिखते रहो, ये F1
F1N1/2 प्लस, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, काम करो ऐसे करते हैं, RT/2 को कॉमन ले लो और हमारे पास आ जाएगा F1N1 प्लस F2N2 प्लस F3N3 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास FNNN और ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास F=2 RT कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3 और लास्ट में NN। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये इससे कट गया, हमारे पास आएगा क्या, F= जो आ जाएगा वो आ जाएगा F1N1 प्लस F2N2 प्लस F3N3 और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ से N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना कि इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है और इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी जेईई मेन और नीट में पूछे गए हैं डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस। तो ध्यान रखना कि अगर हमको इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हमारे पास जितनी डिफरेंट गैसेस हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स जितने अलग अलग हैं उसको इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें छोटा सा क्वेश्चन बना के देता हूँ और फिर देखिए आप, चलिए नोट करो, नोट कर लिया, चलो देखिए देखिए ऐसे मैं ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास दो मोल हमको दिया है हीलियम, ठीक है, और 4 मोल हमको दिया है ऑक्सीजन O2, हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस। मान लीजिए हमने ऐसे लिया और किसी भी एक टेम्परेचर पे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए T0 टेम्परेचर पर दिया है और T0 हमारे पास कांस्टेंट है। हम चाहते हैं कि बताइए इस पर F= क्या आएगा, F= निकालना चाहते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। अब अगर F= निकालेंगे तो अभी आपको मैंने बताया है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आया था, F= F1N1 प्लस F2N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब देखिए जो हमारे पास ये तब है, ये मैंने शुरुआत में जब गैस को मिला रहे हैं उस टाइम की कंडीशन दी है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। कंटेनर में बाद में तो मिक्सिंग होगी, जो हमारे पास आने वाला है ये शुरुआत में दिया है, तो शुरुआत में दिया है तो मिक्स होने के बाद हमारे पास F= क्या आएगा, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, हीलियम के हमारे पास डिग्री फ्रीडम कितना होगा 3, मोल कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन गैस है डायटोमिक, इसका होगा 5 और कितने मोल्स हैं 4 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2 प्लस 4। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो ये 20 और 6 26/6, 26/6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13/3। तो ये हमारे पास F= हो गई 13/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, इसे नोट करो, फिर मैं और बता रहा हूँ आपको, फटाफट नोट करो। चलिए चलो और देखो, चलिए देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। चलिए तो अब बात ये करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो हमारे पास n गैसेस दिए हैं, कितनी गैसेस दिए हैं, n गैसेस दिए हैं, और n गैसेस का भी जैसे हमने बोला कि पहली गैस जो दी है वो उसके N1 मोल्स हैं, दूसरी गैस दी है वो N2 मोल्स हैं और तीसरी गैस जो दी है वो N3 मोल्स हैं। इसी तरीके से मैंने n गैसेस माना है, तो हमारे पास जो n गैस है उसके कितने मोल्स दिए हैं, मान लीजिए कि हमारे पास n मोल्स दिए हैं और सभी गैस के अलग अलग टेम्परेचर पर दिया है। ठीक, अगर मैं इन सभी गैसेस को एक कंटेनर में उठा के डाल रहा हूं, ये सभी गैसेस को मैंने एक कंटेनर में उठा के डाल दिया ऐसे, ठीक, और जब फाइनल देखेंगे तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, हम इसका T= फाइंड करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना है इस बात को, T= जो आएगा वो आएगा F1N1T1 प्लस
F2N2T2 प्लस F3N3T3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई F1N1 प्लस F2N2 प्लस F3N3। या पीछे वाली की मतलब जो हमने रिजल्ट देखा था उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास T इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके के आएगा। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको और बता रहा हूं। देखिए चलो देखो और देखो, अगर हम लोग यहां से ये बात करें कि हमारे पास जितनी भी गैसेस दी हैं सभी एक टाइप की गैस है, सेम टाइप की गैस दी है। मैंने क्या बोला, सभी की सभी, जैसे ये मान लो T1 टेम्परेचर पर है, ये T2, ये T3 और ये Tn, पूरी की पूरी मान लो सेम टाइप ऑफ गैस, सेम टाइप ऑफ गैस। जैसे मान लो अगर ये पूरी की पूरी गैस दी है, n गैसेस हैं और n गैसेस में सेम टाइप है, जैसे मान लो पूरी की पूरी मोनो एटॉमिक या पूरी की पूरी डाया एटॉमिक या पूरी की पूरी ट्राया एटॉमिक, अगर इस तरीके से दिया तो हमको n मतलब जो T इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालना, वो जरा देखिए। इसके लिए T इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास N1T1 प्लस N2T2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2, इस तरीके से हम इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलिए और देखिए। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दिया है, मैंने बोला कि एक कंटेनर ये दिया है और इस कंटेनर को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है, ये ठीक, और यहां पर एक पार्टीशन लगा दिया मैंने, ये एक पार्टीशन दिया है। ठीक है, एक पार्टीशन दिया है और पार्टीशन में हमारे पास किस तरीके से गैस दी है, जैसे मान लो एक गैस यहां पर है और एक गैस यहां पर दी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें N1 मोल्स दिए हैं, इसका प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर T1 और इसका वॉल्यूम V1 दिया है। ठीक, यहां पर क्या है हमारे पास N2 गैस है, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर भी गैस एक मतलब गैस एक टाइप की है, वहाँ पर दूसरी टाइप की गैस है। मान लीजिए मोनो एटॉमिक, ये मान लो डाया एटॉमिक, मान लीजिए डाया या ट्राया या मोनो ट्राया, ट्राया डाया, कुछ भी मान लो, इस डिफरेंट टाइप की गैसेस दी है। पहला वाला जो कंटेनर बना है उसमें N1 मोल्स हैं, दूसरे वाले में N2 हैं, सब दोनों के प्रेशर भी अलग, दोनों के वॉल्यूम अलग, दोनों के टेम्परेचर अलग। अगर मैं इस पार्टीशन को हटाता हूँ तो पार्टीशन हटाने पर क्या क्या चीज़ चेंज हो सकता है, पहले हमें तो ये बताओ। तो हमको एक बात मालूम है कि पार्टीशन हटाने पर कंटेनर के दोनों वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं। इसका जो हम लोग ये पाइप ले रहे हैं, पाइप, इसकी डायमेंशन, पाइप की डायमेंशन को हम लोग ये मान रहे हैं ऑलमोस्ट 0। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी हमारे पास गैस मानी जाए। कुल मिला के हम बहुत फाइन पाइप ले रहे हैं, जिसमें बहुत फाइन पाइप में गैस का एक्सचेंज हो सकता है। तो बहुत फाइन है और बहुत छोटी सी मान लो, इस पाइप को बहुत छोटा सा मान लो, और कंटेनर काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो सीधी सी बात है, इस पाइप में गैस को हम लोग ये मानेंगे कि इस पाइप में कोई गैस नहीं है। फाइनली हम ये मानना चाहते हैं। तो जितनी गैस इसमें है और उतनी गैस जितनी है, तो हमको एक बात मालूम है कि कुल मिला के नंबर ऑफ मोल्स कभी भी इन कंटेनर के चेंज होने वाले नहीं हैं। भाई जैसे मान लो वजन है, तो वजन जैसे 5 kg का इधर है, 10 kg का इधर है, तो टोटल मिला के 15 तो हमेशा रहना है। अगर ये मान लीजिए कि जितनी भी, जैसे 5 ये और 10, तो टोटल 15 तो रहेगा ना दोनों में कंटेनर मिला के। तो नंबर ऑफ मोल्स कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। और दूसरी बात है, हमको ये बात भी मालूम है कि V1 और V2 जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज क्या होगा? चेंज आपका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा। ये पार्टीशन लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि P1 और P2
जब अलग अलग मान रहे हैं तो सीधी सी बात है कि P1 P2 में जो ज़्यादा होगा फ्लो हमेशा उधर से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो P2 ज़्यादा है तो P2 से इधर हमारे पास P1 की तरफ फ्लो होगा। ये तब तक होगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए, और टेम्परेचर भी फाइनली हमारे पास क्या हो जाना है, सेम ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास फाइनल में क्या चीज़ हमारा चेंज होने वाला है, हमारे पास चेंज होने वाला है प्रेशर और टेम्परेचर। अब सोचिए कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमारे पास दो अननोन है तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे हम इक्वेशंस को बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। एक इक्वेशन तो अभी हम लोगों ने एक फाइंड करी थी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसके दो मेथड है, दोनों मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे समझो, अगर मेथड 1 के बारे में बात करें तो क्या कर सकते हैं, सुनो। हमको ये बात मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज होने वाले नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N2 और फाइनल। अगर हम लोग फाइनल और इनिशियल के अगर बारे में बात करें तो क्या, शुरुआत में बताइए N1 को वाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P, जैसे हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो मोल को क्या लिखेंगे हम लोग, अगर शुरुआत के लिखेंगे तो P1 B1 अपॉन RT1 इसके, और ये हमारे पास N1 है, और N2 क्या लिख सकते हो आप, P2 V2 अपॉन RT2। ये शुरुआत की। फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास फिक्स रहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, तो हमको ये बात मालूम है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, बोलो भैया, नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे आप। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास P फाइनल, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास B1 प्लस B2 अपॉन RT फाइनल। बताओ भैया कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको मालूम है इन दोनों को मिला के वॉल्यूम हमारे पास दोनों का जुड़ के आएगा, और प्रेशर कोई एक होगा, टेम्परेचर कोई एक होगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये R कट गया, हमारे पास जो इक्वेशन आई वो यहाँ से क्या आई कि P1 B1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P फाइनल B1 प्लस B2 अपॉन T फाइनल। तो सर अभी तो हम एक ही इक्वेशन फाइंड कर पाए, हाँ एक इक्वेशन तो हमारे लिए ये हुई, और दूसरी इक्वेशन जो लिखेंगे वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, यहां देखो। अभी हम लोगों ने निकाला था T फाइनल करके, हमने एक इक्वेशन निकाली थी, लिखा था F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन F1 N1 प्लस F2 N2। कुल मिला के अगर हम यहाँ से भी देखें तो मान लीजिए पहले वाली गैस अगर हमारे पास है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 बन जाएगा, और अगर हमारे पास ये गैस दिए तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स दिए, ये दिए, टेम्परेचर दोनों के दिए। हम अगर यहाँ से T फाइनल निकालें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो T फाइनल आप यहाँ से निकालो, T फाइनल की वैल्यू यहाँ रखो, P फाइनल आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो अननोन थे वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया, इस मेथड को आप नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा मेथड, फटाफट नोट करो। चलिए देखिए, अगर मेथड 2 देखें तो मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने टेम्परेचर वाली इक्वेशन लिखी है, आप इसको ना लिख के आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो। पहला वाला स्टेप तो हमारे लिए सही है, सेकंड मेथड में पहली वाली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग अगर दूसरी स्टेप अगर लेना चाहें तो दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं वो सुनो। दूसरे स्टेप में ये लिख सकते हैं कि हमको ये बात मालूम है हमको ये बात मालूम है कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी इनिशियल और इंटरनल एनर्जी फाइनल सेम होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथड मतलब कुल मिला के जो हमारे पास इससे पहले वाले मेथड में जो T इक्विवेलेंट लिखा था, T फाइनल, वो भी कुल मिला के इंटरनल एनर्जी से ही आई थी। आप उसे ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि F1Y2 P1 B1 प्लस F2Y2 P2 V2 इज इक्वल टू, और यहाँ से लिख सकते हैं N1R T फाइनल प्लस N2R T फाइनल। अब N1 क्या है, तो N1 लिख सकते हो P1 B1 मतलब F1 P1 B1 बाई, सॉरी यहाँ पे साथ साथ में हमको ये लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो गई, इसको क्या लिख सकते हो आप, अपॉन 2 और R T फाइनल प्लस यहाँ से लिख सकते हो F2 P2 V2 अपॉन 2R T फाइनल। तो यहाँ से आप
टी फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हो, और टी फाइनल की वैल्यू निकालोगे तो कुल मिला के पहले ही जैसी हमारे पास बात हो जाएगी। इसे नोट करो, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फटाफट नोट करो। चलिए देखिए, देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर ये दिया है, और एक हमने ये पाइप लगाया और ये हमने दे दिया यहाँ पर ये, और बोला कि हमारे पास यहाँ पर P1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ से P2 है, टेम्परेचर T2 है, इसका भी वॉल्यूम V, इसका भी वॉल्यूम V। यहाँ पर एक पार्टीशन लगा रखा हमने, एक पार्टीशन है, ठीक, और मैंने बोला कि पार्टीशन को हटाओ तो क्या चीज़ है, तो पार्टीशन अगर हटाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सेम रहेंगे। आप इसके मान लो मोल हमारे पास N1 मोल्स हैं, और इसमें हमारे पास मान लो N2 मोल्स दिए हैं। गैस ये 1 है, गैस 2 है। देखो इसमें थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ मैंने क्या बोला कि इसमें वॉल्यूम दोनों का सेम ले लिया, वॉल्यूम दोनों का सेम ले लिया। तो हमें करना क्या है, हमारे लिए क्या फिर से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फिर से वैसी इक्वेशन लगाएंगे, हाँ और क्या, बिल्कुल वैसी इक्वेशन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, नोट कर लो। ये तो बिल्कुल सेम पुराना जैसा क्वेश्चन है, नोट करो। ठीक है, वो तो सेम क्वेश्चन हो गया इसी तरीके का। एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं, मान लीजिए दोनों का कंटेनर का टेम्परेचर मैंने सेम दे दिया। अगर कंटेनर का टेम्परेचर सेम दे दिया तो क्या होगा। अब सोचो कि हमारे पास दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी या एक की। आपके पास टेम्परेचर जब सेम है तो याद करो कि हम लोगों ने जब देखा था कि जब मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होने के बाद टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है, तो ये तो पहले से ही सेम है। तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी या एक की, बताओ, 2 की एक की, एक की। आप जो 2 इक्वेशन लिखी गई थी उन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए जैसे अगर हमको निकालना है तो हमको क्या मालूम है, हमको ये बात मालूम है कि इसमें सिर्फ प्रेशर एक होगा जो फाइनल होगा, जो कि हमारा इन दोनों से अलग होगा। तो लिखोगे क्या, आप यहाँ से लिखोगे P1 V1 अपॉन R T0 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 इज इक्वल टू P फाइनल, और वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा, इन दोनों को वॉल्यूम को आप अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से P फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 अपॉन R T0। तो यहाँ से ये कट गया, ये भी इससे कट गया, और कुल मिला के हमारे पास जो P फाइनल आया वो क्या आया, P फाइनल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और ध्यान रखना कि अगर ये तो हमारे पास इस कंडीशन के लिए आया, अगर हमने ऐसे में केस ले रहा हूँ, यदि हमारे पास वॉल्यूम दोनों के इक्वल हो जाएं, अगर दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएं और इसे V के बराबर लिखना है, ये तो हमारा सॉल्यूशन इसका हो गया एक की इक्वेशन से आंसर। बट अगर मान लो दोनों का वॉल्यूम अगर सेम हो गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। P फाइनल जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू V, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B। यहाँ से कट गया तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आ जाएगा दोनों का, हमारे पास एवरेज प्रेशर आ जाएगा दोनों का। ये चीज नोट करो, इस चीज को नोट करो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, वो आप घर से ट्राई करना। मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर तो मैं दोनों का अलग अलग ले रहा हूं, बट प्रेशर दोनों का मैंने सेम ले लिया, P0 तो बताओ क्या करोगे, बोलो भैया क्या करोगे। तो यहां से हमको टेम्परेचर फाइनल निकालना है, और टेम्परेचर फाइनल जो निकालोगे वो आपको इजीली आप इसे कर सकते हो। फिर से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।